दोस्तों नमस्ते। भारत लोकतंत्र से एक तंत्र के रूप में बदल रहा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह पूरी दुनिया बोल रही है। स्वीडन के वीडियम इंस्टीट्यूट ने भारत को लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में 93वें क्रम पर रखा है, अर्थात दुनिया में 92 देश हमसे बेहतर और उदार लोकतंत्र हैं। वहाँ के लोग हमसे बेहतर और उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, उन्हें ज़्यादा आज़ादी है। इस रैंकिंग में जो टॉप 5 देश हैं उनमें स्वीडन पहले क्रम पर, दूसरे क्रम पर डेनमार्क, तीसरे क्रम पर नॉर्वे और चौथे क्रम पर कोस्टारिका और 5वें क्रम पर न्यूजीलैंड है। 179 देशों की सूची में भारत को 93वें क्रम पर रखते हुए इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वाले वर्ग में रखा गया है। अर्थात इस रिपोर्ट के अनुसार भारत चुनी हुई एक तंत्रीय व्यवस्था वाला देश है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी अर्थात जिस देश में सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, जिसके निर्णय न तो वह विधिक अंकुशों के अधीन होते हैं, न ही लोकतांत्रिक नियंत्रण के नियमित क्रियाविधियों के अधीन होते हैं। पूर्ण राजतंत्र और तानाशाही एक तंत्र के प्रमुख ऐतिहासिक हथियार हैं। भारत इसी प्रकार के देश के रूप में बदल गया है। लोकतंत्र के इस हाल पर उन लोगों को यह भ्रम टूट जाना चाहिए जो यह समझते हैं कि सिर्फ वोट देना ही लोकतंत्र की पहचान होता है। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लोक लाज, नैतिकता और उदारता से सभी पक्षों को सुनना लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, अनिवार्य जरूरत है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्तरदायित्व वाले संस्थानों के न्यायोचित कामकाज से लोकतंत्र मजबूत होता है। किंतु विगत 6 सालों में भारत में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। भारत में लोकतंत्र कितना बचा है इसका अनुमान लगाने के लिए आपको किसी ग्लोबल रिपोर्ट पर आश्रित नहीं रहना होगा, क्योंकि विगत 6 सालों में भारत में चुने हुए लोकतंत्र को ही खरीद लिए जाने का जो कुकर्म किया गया है उसे नॉर्मल घटना मानकर जनता भी स्वीकृति दे रही है, यानी हम लोग भी उसे स्वीकृति दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ भारतीय जनता में बहुत कम है या न के बराबर है। शायद इसीलिए भारत डेमोक्रेसी नहीं, अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में परिवर्तित हो चुका है। लोक के तंत्र यानी जनता के तंत्र, लोक के तंत्र को खरीदने की घटना इधर हमने हालिया दौर में बहुत देखा है, जो सिर्फ चिंताजनक ही नहीं, एक तरीके से राष्ट्रीय शर्म का विषय है। यानी हम जिस विधायक को चुनकर भेजते हैं, हम भारत के लोग जिसको वोट देते हैं, उसे कोई पूंजीपति या कोई पूंजीपतियों की पार्टी या कोई बड़ी पार्टी, ताकतवर पार्टी उसे खरीद लेती है और ये तो आपको दिखाई नहीं देता। तो क्या यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है या राष्ट्रीय शर्म का विषय है? इस पर आपको निर्णय करना होगा। हम जानते हैं कि आपको यह खबर है कि पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने लोक के तंत्र को खरीदने का कुकर्म किया है। इनमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है, जबकि 3 बार असफल रही है। किंतु देश तो हर बार शर्मसार होता है जब भी अप्रयास होता है, जब जनता के चुने हुए विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग यानी घोड़ों के कारोबार, घोड़ों की बिक्री के दौर से, उस तरह के दौर से गुजरना होता है। तो ये तो शर्म का विषय है ही। लेकिन कमाल यह है कि बीजेपी के इस कुकर्म को छिपाने के लिए पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के मीडिया ऑपरेशन लोटस और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इस देश में धन से जन के तंत्र को खरीदने की जो घटना है पहली बार हो रही है या पहली बार बीजेपी ही कर रही है। किंतु सोचिए जरा, मात्र 6 साल के अंदर देश में 37 राज्य हैं और इन 37 राज्यों में से 7 राज्यों में एक दल के पक्ष में जाने के लिए विधायकों में टूट, विधायकों के छिपाने और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही है। तो क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है? इसलिए हम आपको सिलसिलेवार कुछ घटनाओं का याद दिलाना चाहते हैं। याद कीजिए कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में सिंधिया के माध्यम से कांग्रेस विधायकों को तोड़ते हुए, अर्थात कांग्रेस के बागी कहिए, जिन्हें बागी कहा जा रहा है, मैं उन्हें लोभी कह रहा हूँ, उन विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचा दिया था। और महज 15 महीने में ही मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से राजस्थान में जुलाई 2020 में सचिन पायलट के माध्यम से गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। गहलोत सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के 18 विधायक गुरुग्राम में वहाँ के एक होटल में बैठे हुए थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सक्रियता की वजह से बीजेपी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी। आपको कर्नाटक भी याद होना चाहिए, जब साल 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत नहीं साबित हो सका। इस कारण से उनकी सरकार गिर गई।
फिर जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने शपथ लिया। जुलाई 2019 आते आते कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों से इस्तीफा दिलवाया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लोर टेस्ट का आदेश आया। तब सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई और सीएम कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। बाद में बीएस येदियुरप्पा को एक वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे, उनके निर्देश पर राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। गोवा में हुए लोक के तंत्र के कुकर्म को मत भूलिए। विधानसभा चुनाव जो फरवरी 2017 में हुए थे, उसमें गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी सरकार बनाई बीजेपी ने। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब सत्ता की चाबी जो थी वो छोटे छोटे निर्दलियों के हाथों में थी और छोटे दलों के हाथों में थी। किंतु मनोहर पर्रिकर ने, दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए अपना दावा पेश किया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। कांग्रेस के इस जायज तर्क की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए सरकार गठन के लिए। इसका कोई मतलब नहीं निकला और मनोहर पर्रिकर वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो सत्ता के हवस में किसी भी नीति की परवाह नहीं की गई, किसी भी नियम का परवाह नहीं किया गया, किसी भी नैतिकता का परवाह नहीं किया गया। इस लोकतांत्रिक कुकर्म से अरुणाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। 2014 चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन सितंबर 2016 में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो जाते हैं। फिर पीपीए और बीजेपी ने मिलकर साथ में सरकार बना लिया। खूबसूरत राज्य उत्तराखंड में कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को हटाकर 2014 में हरीश रावत को सीएम बनाया। तो 2016 आते आते बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बागी अर्थात लोभी हो गए। इसे बीजेपी की चाल कहा गया। हालांकि जब उत्तराखंड के स्पीकर ने कांग्रेस के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, तब बीजेपी की केंद्र सरकार, यानी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बिना देरी किए उसी दिन राष्ट्रपति शासन लगा दिया उत्तराखंड में। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोभी विधायकों, जिन्हें मनुवादी मीडिया बागी कहती है, इन लोभी विधायकों को बाहर रखते हुए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। फ्लोर टेस्ट हुआ तो हरीश रावत वहां पर जीत गए। सुप्रीम कोर्ट के चलते यहां भी विधायकों को तोड़ने का जो पैतरा है बीजेपी का, वो काम नहीं आया। किंतु उत्तराखंड के लोकतंत्र में एक कुकर्म का अध्याय तो बीजेपी ने लिख ही दिया था। अब महाराष्ट्र को ही देखिए, यह कुकर्म नहीं तो और क्या है। यदि उद्धव साहेब विधायक किसी कारण से नाराज होते हैं तो ये पहले पार्टी फोरम पर बात रख चुके होते हैं, यह खबरें जरूर आई होती हैं। विधायक भी ऐसा नहीं कह रहे कि वो कभी पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखे हैं। किंतु अचानक रातों रात दर्जनों विधायक से गायब होते हैं, फिर सूरत जाते हैं, वह होटल में छिपते हैं या छिपाए जाते हैं या अपहरण किए जाते हैं। जो भी हो, ये तो बाद में सामने आएगा। उसके बाद ये फिर गुवाहाटी चले जाते हैं, असम, वहाँ होटल में चले जाते हैं। वहाँ भी भाजपा की ही सरकार है। भाजपा सरकार बने या न बने, या शिवसेना रहे या न रहे, किंतु यह देखने से स्पष्ट पता चलता है कि महाराष्ट्र में भी एक कुकर्म का अध्याय, यानी लोकतांत्रिक कुकर्म का जो अध्याय है, वो बीजेपी ने लिख दिया है। इन तमाम कुकर्मों को छिपाने के लिए पूंजीपतियों का जो मीडिया है, उसका दोगलापन देखिए। ये अंग्रेजी के शब्द हॉर्स ट्रेडिंग और ऑपरेशन लोटस शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, ऑपरेशन लोटस, हॉर्स ट्रेडिंग, ये बीजेपी के उस कुकर्म को या किसी भी दल के उस कुकर्म को छिपाने के लिए करते हैं जो लोकतंत्र में जायज़ नहीं है, लोकतंत्र में नैतिकता के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये सीधे ये नहीं लिखते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है। ये कहते हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ये क्या बात है भाई? हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, ये क्या बात है भाई? इन टर्म के पीछे वे एक बड़े पाप को, बड़े कुकर्म को छिपाने की जो साजिश रचते हैं, ये उतना ही खतरनाक है। माना कि अंबानी ने टीवी चैनलों को खरीद लिया है, किंतु आपके रूह को तो नहीं खरीदा, आपके ईमान को तो नहीं खरीदा है। जिन विधायकों को आप बागी कह रहे हैं, ये बागी नहीं, लोभी हैं। बागी तो उन्हें कहते हैं जो अपने हक के लिए नैतिकता के धरातल पर उठ खड़े होती हैं। क्या इन लोभी विधायकों से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या पार्टी फोरम पर इन्होंने बातें रखी थी? दल बदल कानून तो अलग मसला है, यह महज नैतिकता का मसला है। कम से कम इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने पार्टी फोरम पर बातें रखी थी। सवाल नैतिकता का है, जिसके बुनियाद पर दुनिया के किसी भी संविधान को लागू किया जाता है, वरना कागज पर लिखे को पढ़कर मुल्क नहीं चलता है। अदालत भी संविधान के अनुसार नैतिकता के आधार पर ही फैसला देता है।
सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए कि आप लोकतंत्र के लुटेरे होकर कहां तक जाएंगे। क्या कोई भी राज्य आपकी काली छाया से बचेगा? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो हमारे देश की मन्नू मीडिया से, पूंजीपतियों की मीडिया से गायब है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हों तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।